नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है गलता लोहा। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। मैं विजय लक्ष्मी इस पाठ को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा समाज के जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करने वाली एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक ने जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला साबित किया है और मेहनतकश लोगों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं पुरोहित वंशीधर व उनका बेटा मोहन और गंगाराम व उनका बेटा धनराम, जो लुहार जाति से संबंध रखते हैं। धनराम व मोहन सहपाठी हैं और मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम व मोहन के अध्यापक हैं और रमेश बाबू, जो कि वंशीधर के गांव के संपन्न परिवार के युवक हैं, वह लखनऊ में रहते हैं। मोहन एक निर्धन पुरोहित वंशीधर का बेटा है। पुरोहित अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, अर्थात मोहन के पिता वंशीधर एक पंडित हैं और आजकल उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, वह समर्थ नहीं है। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया। मोहन को यह बात समझ आ गई कि पिताजी वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल भी तो नहीं है। उसको इतना ज्ञान नहीं है कि वह पूजा पाठ कर सके। मोहन अपने पिता का भार हल्का करना चाहता था, इसलिए वह खेतों की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि खेतों के किनारे की कांटेदार झाड़ियों की काट छांट कर दूंगा, लेकिन उसने देखा कि हंसुए की धार कुंद पड़ गई। हंसुआ घास काटने का औजार होता है। जब उसने देखा कि उसकी धार कुंद पड़ गई, अब यह काम नहीं करेगा, तो उसकी धार तेज करवाने के लिए वह अपने बचपन के सहपाठी धनराम लुहार की दुकान पर गया। धनराम गांव की शिल्पकार जाति से संबंध रखता था, अर्थात वह लोहार जाति का था और मोहन पुरोहित जाति का था। धनराम व मोहन दोनों सहपाठी थे, इसलिए दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा तो धनराम ने बताया कि पिछले साल उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और मास्टर जी ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी देते थे। धनराम ने मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे भी खाए थे। धनराम मोहन के प्रति स्नेह व प्रेम का आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार पर वह मोहन को उच्च जाति का मानता था और स्वयं को निम्न जाति का मानता था। इसलिए वह मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया, अर्थात वह केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। वह सोचते थे कि मैं इसको खूब पढ़ाऊँ, उसका ध्यान रखूँ, लेकिन धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई भी होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। जिसको सज़ा दी जाती थी वह अपने लिए स्वयं हथियार जैसे कि डंडा वगैरह लेकर आता था। धनराम डरिया मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया, वह सुना नहीं पाया, तो मास्टर जी ने धनराम पर व्यंग्य किया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है।
विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो इतना कहकर उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या भी सिखा दी थी और विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की बेच चुनने की छूट देते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह जी धनराम को उसकी पसंद की बेच से ही मारते थे, परंतु धनराम के पिता गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। जब कभी धनराम से कोई गलती हो जाती थी तो उसके पिता उसे छड़, बेंत और हत्थे से मारते थे। एक दिन गंगाराम का अचानक स्वर्गवास हो गया तो धनराम को अपने पिता का कामकाज संभालना पड़ा। दूसरी तरफ मोहन, जो कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी कर चुका था, उसे छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उसके पिताजी बहुत खुश हुए और उसे बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। उन्होंने उसे आगे पढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी थी, जो समस्या बन जाया करती थी। और इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के पिता ने नदी के पार गांव में अपने एक यजमान के यहाँ मोहन का रहना तय कर दिया। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले वंशीधर मोहन को घर ले आए। इसके बाद वे निरंतर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन पुरोहित बिरादरी का ही एक युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की आगे की पढ़ाई की चिंता को उसके सामने रखा। रमेश ने वंशीधर जी को न केवल सांत्वना दी बल्कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज देने का सुझाव भी दिया और मोहन को ठीक प्रकार से रखने और उसे पढ़ाने का आश्वासन दिया। तो वंशीधर जी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाएं उसे सारा दिन काम में व्यस्त रखती। रमेश ने उसे घर में नौकर के समान रखा और उसका दाखिला साधारण से स्कूल में करा दिया। सारा दिन घर का काम करते रहने के कारण मोहन थक जाता था और पूरी तरह पढ़ नहीं पाता था। इस प्रकार गांव का वह मेधावी छात्र मोहन सामान्य बालक बनकर रह गया। उसका गांव से नाता लगभग टूट ही गया। उसने अपने माता पिता को भी अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। और मोहन 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव वापस आया हुआ था। जब वह वापस लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार के सदस्य उसे आगे पढ़ाने के हक में नहीं थे। उनका मानना था कि बहुत से लोग बीए और एमए करके भी बेरोजगार फिरते रहते हैं, इसलिए मोहन को हाथ का कोई काम सीखना चाहिए। और बेरोजगारी का तर्क देकर रमेश ने मोहन को तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। लेकिन अब भी मोहन की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सारा दिन घर का काम करता था और पढ़ाई के लिए उसे अवसर ही नहीं मिलता था। रमेश व रमेश के परिवार के लोग मोहन से नौकर की तरह काम कराते थे और नौकर की हैसियत से ही मोहन को देखते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार गांव के मेधावी छात्र मोहन का भविष्य शहर में आकर चौपट हो गया था। वही मोहन जो कभी मेधावी छात्र होता था, जिसे प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रवृत्ति मिली थी, अब वही मोहन शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया था।
मोहन के पिता को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्हें गहरा दुख हुआ, क्योंकि वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। मोहन के सहपाठी धनराम ने जब वंशीधर से पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया और घास के एक तिनके से दांत खोदते हुए वंशीधर ने धनराम को बताया कि उसकी सेक्रेटरीट के पद पर नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। तो यह सब सुनकर धनराम ने कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। मोहन के यह शब्द वंशीधर को बहुत देर तक कचोटते रहे। मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से झूठ बोलते वक्त दांतों के बीच में तिनका इसलिए दबाया था क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास था कि दांतों में तिनका दबाने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बात करते रहे। धनराम ने हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर तपाया और फिर उसकी धार लगा दी। इस समय ब्राह्मण लोग शिल्पकार के पास उठते बैठते नहीं थे। कामकाज के सिलसिले में वह कभी शिल्पकार के पास जाते थे तो खड़े खड़े ही बात निपटा लेते थे। ब्राह्मण टोले के जो लोग होते थे उनको बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, क्योंकि जातिगत आधार पर ब्राह्मण उच्च वर्ग के थे और जो शिल्पकार थे वह निम्न वर्ग से संबंध रखते थे। दूसरी तरफ मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देख रहा था और धनराम अपने काम में लगा हुआ था। मोहन के हंसुए की धार तेज करने के बाद धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने लगा, किंतु सफल नहीं हो रहा था। वह छड़ उससे गोलाई में मुड़ नहीं रही थी। तभी अचानक मोहन अपनी जगह से उठा और उसने लोहे की छड़ को पकड़ा, उसे स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे की छड़ पर नपीतुली चोट की। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया और उसे निहाई पर रखकर ठोक पीटकर लोहे को सुघड़ गोले का रूप दे दिया। धोंकनी लोहार की आग दहकाने वाली नली होती है जिससे लोहा गलाया जाता है और निहाई लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पर लोहार लोहे को रखकर पीटते हैं। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि धनराम हैरान होकर खड़ा रहा। वह सोचता रहा कि मोहन जो कभी ऐसा काम नहीं करता, उसने किस प्रकार से एक लोहे की छड़ को गोलाकार रूप दे दिया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्य में पड़ गया। दूसरी तरफ मोहन संतुष्ट था। वह संतुष्ट भाव से अपने लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। इसीलिए वह ब्राह्मण जाति का होने के बावजूद भी धनराम की दुकान पर बैठा रहा और वहां उसने लोहे की छड़ को एक गोलाकार रूप भी दे दिया। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोहन की तरह हमें अपने माता पिता से वास्तविकता को नहीं छिपाना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर मोहन रमेश के खिलाफ आवाज़ उठाता तो उसे जीवन में इस तरह से कष्ट न झेलने पड़ते। तो मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ